चलेगा ना आरसीबी में, उनका भी प्लेयर असेंबली नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में ये शुभम गिल नहीं आया, गुजरात का कप्तान है। हम उतना नहीं देखते, हमको जब इंस्टाग्राम पे आता है ना तब हम देख लेते हैं। ठीक है। अरे कल का उत्तरकाशी में सभी लोगों को निकाल लिया गया ना, बहुत अच्छा हुआ है। 41 लोग हाँ 17 दिन से फंसे थे वो लोग, बहुत अच्छा हुआ। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति 17 दिनों तक कैसे जिंदा था उसमें, और लोग यहाँ 3 दिन खाना नहीं। मिशन रानीगंज, रानीगंज है। अक्षय कुमार की जो थी आप देखे आए हम लोग ना, रानीगंज। अब सोचिए कि 17 दिन, लगभग 4 से 450 घंटे। उसमें थोड़ा हाँ तो फिर इसमें भी कोई मूवी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिलिंग की जा रही थी ना, वो मशीनें बर्मा वगैरह पता नहीं किस किस नाम पे वो सब मशीनें आई हैं। वो सीधा ड्रिलिंग हुआ है, फिर ऐसे ड्रिलिंग हुआ है, बहुत तरीके से ड्रिलिंग हुआ वो। उस तरीके ड्रिलिंग करने के बाद तब जाके उन लोगों का कल निकाला गया रात को 7 बजे करीब। अब सोचिए, अभी तो हमको पूरी जानकारी नहीं है, हमको देखना पड़ेगा। नहीं ये सब में दिक्कत होती है, लंबा बन जाता है 3-4 फीट गैस बदलने लग रहा था बहुत बात लंबा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी चर्चा भाग 5 में है, इसकी चर्चा भाग 6 में है। ठीक है, इस वाले का हो सकता है आज चला जाए। हाँ आज चला जाएगा, हो गया है, चला जाएगा। वही तो हम सोचते हैं कि पीछे का जो PDF दिया गया है कितना याद किए हैं आप लोग, वही हम सोचते हैं। अगर आप जो भी पढ़ना है वो एक बार घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो वो सेट हो जाएगा दिमाग में, लेकिन जो पीछे का है तुरंत करने पे कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा देखिए, एक्सक्यूज़ देने के बहुत, ठीक है, एक्सक्यूज़ देना रहे तो बहुत होता है, सही बता रहे हैं आप। सोचिए कि हम आर्टिकल पढ़े हैं सही से, ठीक है। जहाँ तक ये वाला है सुप्रीम कोर्ट का, हमको आर्टिकल साइड में पढ़ाया गया है। मेंस का जो पढ़ाया गया था हमको, वो अलग से पढ़ाया गया। हम दोनों पढ़ के फिर अपने से पढ़ते हैं, फिर पूरी किताब पढ़ते हैं अपने से, ठीक है। तो अपने से पढ़ने की कोशिश करिए ना। हम देखिए, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि देखिए मंजिल वही है, उसको पाना है। और रास्ते में अपने से संविधान की सब जो मतलब बुक है या फिर मतलब देखिए कोई व्यक्ति नहीं समझ में आता सर, हम मान रहे हैं कहना क्या चाह रहा है, लिखा है तो रट लेंगे, लेकिन जो आप बता देते हैं वो चीज़ में नहीं रहती है। मतलब जैसे देखिए, अच्छा टीचर होता क्यों है? आखिर अगर किताब से पढ़ के 17 किताबें हैं, 17-18, ठीक है, 17-18 सब्जेक्ट है, क्या इन किताबों को कोई पढ़ नहीं सकता है? हम DD बसु एक पॉलिटी की बुक है, बहुत खतरनाक बुक है, बहुत खतरनाक, इतनी हार्ड है कि लक्ष्मीकांत कुछ भी नहीं है, उसको कोई पढ़ता ही नहीं DD बसु को। जो DD बसु को पढ़ा समझ लीजिए कि दिमाग कमना खराब कर रहा है लक्ष्मीकांत के लिए, ठीक है। लेकिन उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो पढ़ाने या बताने का जो तरीका है, इतना हार्ड है कि अगर उसको टीचर नहीं समझाया तो फिर वो आपके बस का है ही नहीं। उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है एकदम शुद्ध रूप से हिंदी, और UPSC शुद्ध रूप से हिंदी मांगती है। लेकिन ये है कि अगर आप एक आध बार भी पढ़े रहेंगे, हम इसीलिए उसको हर बार पढ़े जाते हैं कि हम पढ़े रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ लेते हैं तुरंत, और कुछ थोड़ा है। योग्यता को अर्हता अनिर्हता ऐसे ऐसे लिखिएगा। तो कोशिश करिए पढ़ने की। हर बार हम कहते हैं कि देखिए पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। हंसना खेलना घूमना सबके अंदर है, हमको तो आप लोग जानते ही हैं, हमारा टूर कहीं ना कहीं हर दिन ही रहता है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने देते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में
कितने जज हैं वर्तमान में? 33 प्लस 1 है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है कब बनी थी? बनी थी तो 28 जनवरी 1950 से ही लागू है, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आज हम लोग घर देखते हैं, जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट की, ये हमारे यहाँ बनना, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो गया 28 जनवरी 1950 को ही, जब हम गणतंत्र हो गए, ठीक है। इसमें 2 माइक वाला दिख रहा है ऑप्शन, हरा कलर का होगा, दिख रहा है ना? क्योंकि नहीं दिखता है तो ये आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ कोर्ट तो बन के स्टार्ट हो गई थी, बता दिए। हम बस तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है, कि तुलना कैसे करना है। और कोई पूछ रहा था क्या डिफरेंट है इसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, 34 हैं, 33 प्लस 1 CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सभी की पावर सेम है, कोई अलग नहीं है। इनको सिर्फ इसलिए मुखिया बनाया गया है कि कुछ ऐसी कोर्ट में ऐसी बातें हैं जो उनकी बातों को मानना जरूरी होता है। जैसे कोर्ट में कोई भी काम होता है, जैसे इन जजों की नियुक्ति, ठीक है। अगर इन जजों की नियुक्ति, फिर कुछ शपथ वगैरह दिलाने का जो सिस्टम है, कहीं सिस्टम, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है, ठीक, तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं ना। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश का पद रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे क्या इनका पावर अलग अलग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन 33 जजों के पास पावर है, इसके पास भी वही पावर है, अलग नहीं है। हम समझा भी दिए थे कि नोटबंदी मामले पे यूयू ललित, बेला बनर्जी, ये दोनों लोग अलग थे, बाकी 3 जज थे पक्ष में थे। यानी जो पक्ष में है, अगर हमारे यहाँ बहुमत से फैसला होता है, 5 जजों की बेंच है, ठीक है, इसको बेंच बोला जाता है। अगर 5 जज हैं तो उसको बेंच बोला जाता है, ठीक है। अब 3-2 से इसका फैसला आया था नोटबंदी का, जिसमें यूयू ललित जो हमारे CJI हैं और बेला बनर्जी एक महिला हैं, वो दोनों लोग इसके पक्ष इधर थे और इधर थे 3 लोग। तो ये जो है मामला सही हो गया। नहीं अगर ये लोग विपक्ष में हो गए होते ना, फिर नोटबंदी को घेरे में आ गई होती नोटबंदी, हाँ, नोटबंदी घेरे में आ जाती। फिर ऐसा नहीं कि सरकार जो है नोट बंद करा देती, लेकिन सरकार को रिमांड पे ले लेती, फिर 2-4 सरकार को सुना देती कि जो लिफाफे में बंद फाइल आप थमाते हैं बार बार, मत दिया करिए। कितने बार तो सुनाइए इन लोगों को, तभी तो समझ में नहीं आता है, देते रहते हैं। तो 28 जनवरी 1950 को ये हमारा स्टार्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें जजों की संख्या निर्धारित है? इसमें जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा, संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब पूर्वोत्तर राज्य में कितनी जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश राज्य में 22-23 करोड़ लोग हैं, यहाँ भी जजों की जनसंख्या ज़्यादा चाहिए। अब पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश कितनी चाहिए? बहुत कम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि राष्ट्रपति जो समझें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? यहाँ पे करती है संसद, ठीक है। यहाँ पे संसद निर्धारित करती है और यहाँ पे करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से वर्तमान में हो रही है, कॉलेजियम पद्धति, जिसमें 5 लोग हैं, ठीक है। एक CJI हैं, ठीक, प्लस 4 अन्य जज हैं, ठीक। इसके बाद इस चारों में एक अगला, इस 4 में से एक अगला CJI होगा, वो भी होगा। जैसे मान के चलिए इस बार ये जो CJI बने हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। DY चंद्रचूड़ जब न्यायाधीश बने हैं इस बार CJI हमारे, ठीक। अब इनके बेंच में अब 5 लोग होंगे। कॉलेजियम पद्धति हर समय रहती है, जो बन जाती है वो हर समय रहती है, ठीक है, जब तक ये CJI हटेंगे नहीं। अब ये CJI हटेंगे, अब इनके अनुसार एक नया बना, साइन कर दीजिए। अब इनके अनुसार अब नया कॉलेजियम बनेगा। अब उसमें जो है हर बार, अब 5 लोग हैं, ठीक है। अब इन 5 में एक CJI हो गया, ठीक है। अब इस 4 में एक ऐसा भी जज होगा जो अगला CJI बनेगा, ठीक है, इन्हीं 5 में से। अब एक तो CJI ऑलरेडी है, एक तो ऐसा भी जज होगा जो अगला CJI बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी में से, ठीक है। लेकिन जब DY चंद्रचूड़ इस बार बने थे, DY चंद्रचूड़, तो इसमें 6 लोग कॉलेजियम में आ गए थे, ठीक है। क्यों 6 लोग आ गए थे? क्योंकि जो लोग कॉलेजियम में आए थे ना, जो लोग कॉलेजियम में आए थे उसमें से एक जज रिटायर हो गए, जो रिटायर होने वाले थे, तो इनको भी लिया गया था 6वां को। तो हर समय रहता है ये 5 ही, लेकिन एक जज जो उसमें थे वो रिटायर होने वाले थे, तो 6 लोगों को लिया गया था।
ठीक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति द्वारा। अच्छा, क्या क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए? भारत के नागरिक, ठीक है। और हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हैं या फिर 10 साल 5 साल जज या फिर 10 साल लगातार, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 किसी में भी हो, लेकिन 5 जज 5 साल, ये साल लिख दे नहीं तो कोई देखेगा तो साल, 5 साल लगातार, इसमें कहीं कटौती नहीं होनी चाहिए। 5 साल लगातार जज रहे हों या 10 साल तक वकील रहे हों, ठीक है, तब उनको सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। या तो फिर राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं उसको, नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में विधि विशेषज्ञ हों, ठीक है। ये हुआ इनका। अच्छा, यहाँ पे आइए, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? यही सेम कॉलेजियम, यही लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट की यही नियुक्ति करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। इनकी योग्यता क्या चाहिए? 10 साल वकील या 10 साल डीसी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हो। जो 7 साल की बात हो रही थी वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए है, ठीक है। वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे 7 साल, तो बताएंगे ना आगे, तो उसी लोग कह रहे हैं कि जो 7 साल, ये बोल रहे थे 7 साल का है, तो आएगा समझ में, आएंगे। चलिए तो हम बताएंगे ना, ठीक है। 10 साल वकील रहे हों या 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हों, ठीक है। आप सोचिए इनमें अंतर देखिए, 10 साल वकील 5 साल जज, 10 साल वकील 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज, ठीक है। इनकी उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र इनकी क्या है? निर्धारित नहीं, अधिकतम कितनी है? लेकिन 2019 में एक विधेयक लाए थे लोग जिसमें इनकी उम्र 65 करने वाले थे, ठीक है। और इनकी न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम निर्धारित नहीं, लेकिन एक नियम के अनुसार कहा गया है, जैसे हर बार कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति लोग हैं बोलते ही रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की जाती है उसमें एक अब जो है समय देखा जाता है कम से कम आप 45 वर्ष के हों। वो क्या था जो बताया 60 या फिर 6 प्लस 6 देखिए, आप उसको नहीं समझ पाए थे, समझे था उसको, मतलब जो पूरा, लेकिन वो क्या था, वो किसके लिए था? इन्हीं के लिए था। देखिए, या तो ये 62 वर्ष अपनी उम्र पूरा कर लें या 6 साल नौकरी कर लें, इनका भी 6 साल है, या 65 वर्ष कर लें या 6 वर्ष कर लें, ठीक है। देखिए, ये समझ आया? या तो आप जैसे मान के चलो जो 61 साल में नियुक्त होगा, ठीक, जो 61 साल में नियुक्त होगा उसके लिए हाई कोर्ट में 1 साल बचेगा, तब तो वो 6 साल नौकरी नहीं कर पाएगा ना। हम आपको देखिए, नौकरी करने के लिए आप एक दूसरे तरीके से समझिए, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ठीक है। आप इन दोनों में आप लोगों को दिया गया है कि आप 6-6 साल नौकरी कर सकते हैं। इन दोनों में आप दिया गया कि दोनों जो हैं, इसके जज 6-6 साल नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। अब 6-6 साल नौकरी कर सकते हैं, इनकी अधिकतम उम्र है 62, इनकी अधिकतम उम्र है 65, ठीक है। इनकी 65 है, इनकी 62 है, ठीक। अब 6 साल आपको दिया गया, आप 6 साल नौकरी कर सकते हैं, 6 साल नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब 6 साल कर सकते हैं, आप हो सकता है आप 61 साल में नियुक्त हों, तो आपके पास 4 ही साल बचा ना, ठीक है। तो आप 4 ही साल करेंगे, ये 6 साल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 62 हैं, तो आप 60 साल की उम्र में अगर हाई कोर्ट के जज बने हैं तो आप 2 ही साल करेंगे। या तो आप इसको पूरा करिए 6 साल को, या तो आप इस 62 को पूरा करिए, ठीक है। अगर आप बताइए कि 62 है ना, अगर आप 56 साल में बन जाएंगे तो 6 साल करिए, अगर आप 45 साल में बनेंगे तो 45 से कितना होगा? 51, आप 51 साल में रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, समझ आया? तो इस तरीके से जो पहले पूरा, या तो आप 6 साल नौकरी कर लीजिए, या तो आप 65 वाली उम्र पूरा कर लीजिए। सर कोई ऐसा है 45 में बना है? नहीं, बहुत कम, वो हुआ ही नहीं। अरे 50, 55, 56 चला जाता है। यही जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं 58 साल में हुए हैं। हाँ, जैसे एक ही बार मिलता ही है, एक बार ही।
अब जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, अच्छा जैसे राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है ना, उनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, ठीक है। अब उस 6 वर्ष के बाद उनको हटा ही देना है। अब वो दोबारा चुन के आएंगे वो अलग बात है, लेकिन आप वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हैं, ये 6 साल रहेंगे, ठीक है। या 6 साल रहें, या इनकी जो उम्र है, अब इनके लिए तो उम्र निर्धारित नहीं की गई ना जो नेता बनना है, लेकिन वहाँ पे उम्र निर्धारित कर दी गई कि आप इस उम्र तक ही काम करेंगे, इसके बाद आपको रिटायर होना है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हाई कोर्ट, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इनको हटाना होगा, महाभियोग लगाना होगा, तो कैसे लगेगा? पहले एक साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये बताइए, हमको महाभियोग लगाना है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो हम जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लगाएंगे तो हम कहाँ पे प्रस्ताव लाएंगे, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश पे लगाएंगे महाभियोग तो कहाँ प्रस्ताव लाएंगे? हाँ, दोनों में ले सकते हैं, किसी में भी। देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट है, हमें प्रस्ताव लाना है, यहाँ पे संसद में लाएंगे कि विधायिका में लाएंगे, ये हम पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हो गया हाई कोर्ट, दोनों बताएं आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है अभी हाई कोर्ट के महाभियोग लाना है हाई कोर्ट के जजों के लिए, आप इनको कहाँ लाएंगे? आप संसद में लाएंगे या विधानमंडल में? इनको दोनों में ला सकते हो, तो संसद में लाएंगे। इनको संसद में लाएंगे या विधानमंडल में लाएंगे? बोलिए, पढ़ाई दोनों लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट को बस संसद में लाएंगे, चाहे राज्यसभा से पारित वो प्रस्ताव पारित करवा दें, हाँ। लोकसभा से, लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट में दोनों से। अच्छा ये बताइए, इन जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाँ, नियुक्ति कौन करता है? अभी ऊपर लिखे हैं राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति करते हैं ना। अब कौन करवाता है, किसके सलाह पे होता है? सलाह जो ये कॉलेजियम दे रही है ना, कॉलेजियम चुन के भेज रही है ना। आप लोग क्या देख रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम पे हो रहा है ना। अच्छा, आप लोग हम उस दिन पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि जब कॉलेजियम नियुक्त करती है, और आप लोग देखते होंगे कि जो जज है उनकी नियुक्ति थोड़ी लेट हो जाती है, उनकी नियुक्ति में देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नियुक्त करना है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो ये कॉलेजियम वो चाहे हाई कोर्ट में जजों को लाए या सुप्रीम कोर्ट में जजों को लाए, जब वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह ही नहीं देती, कहती है कि हम कह दीजिए कि हम हैया नहीं हैं, हम जा रहे हैं उनके ब्याह में, उनके शादी में जा रहे हैं, हैया नहीं है, या बोल दीजिए कि कभी नियुक्ति नहीं करना है, तो आप चिल्लाते रहिए कि नहीं इनको नियुक्त कर लाइए लाइए लाइए, ठीक है। तो जो नियुक्त करने की जो पावर है राष्ट्रपति के पास यहाँ है, यहाँ मेरा नियुक्त करने का पावर राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। वो सलाह ली जाती है, तो दोनों सदनों में, चाहे यहाँ महाभियोग लगाना है चाहे यहाँ भी, हाई कोर्ट के जजों के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, यही दोनों जगह ही महाभियोग लाया जाता है। बाकी अधीनस्थ न्यायालय जो पढ़ाएंगे उसमें महाभियोग नहीं लाया जाता है। इसके लिए भी महाभियोग, इसके लिए भी महाभियोग, दोनों में, दोनों के लिए जो महाभियोग आएगा वो संसद में आएगा, इस विधानमंडल में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए तो एकदम नहीं आएगा। यही कन्फ्यूजन होता है। ये चीज़ हो गई राज्य की। लोगों को कन्फ्यूजन है कि जैसे संसद में आ रहा है महाभियोग, ठीक है, वैसे राज्य के विधानमंडल में आएगा। लेकिन ये लड़के सोच नहीं पा रहे हैं कि जब नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, सलाह दे रहा है, कॉलेजियम बना के दे रहे हैं नियुक्त करने के लिए, यहाँ पे विधानमंडल का कोई योगदान है? कोई योगदान बताइए कि नहीं विधानमंडल का कोई भी योगदान हो। हाँ, विधानमंडल का सिर्फ इतना ही योगदान है कि जब सरकार बनती है तो संचित निधि से इनको पैसा देती है, और वो भी पैसा कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ये जो है विधानमंडल हमारा निर्धारित नहीं करता है, वो संसद इनका पैसा निर्धारित कर देती है। जैसे यूपीएससी के लोग जो हैं, ठीक है, जो डीएम यहाँ गाजीपुर, बनारस, बलिया, जहाँ जिस जिले में होगा, जो काम कर रहा होगा, उसको जो वेतन मिलता होगा, उसको जो भत्ता मिलता होगा, उसको जो बिल्डिंग मिलती होगी, उसको जो वरीयता मिलती होगी, वो जो संसद उसका वेतन और भत्ता बताई है कि इतना इतना इनको मिलना चाहिए। अगर उसको बताई है कि इसको 4 गाड़ी मिलेगी, ये जाएगा रोल्स रॉयस में, डीएम घूमेगा, तो वो रोल्स रॉयस में राज्य सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है, और राज्य सरकार उसको देगी क्योंकि वो केंद्र का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी महाभियोग लगाने का है, और चाहे ये वेतन देने के बात है, इनका निर्धारण संसद करती है, इनका भी निर्धारण संसद करती है। पैसा यहाँ पे ये देंगे, यहाँ पे पैसा, जैसे यहाँ पे विधानमंडल पैसा देगी उनका,
ठीक है। पैसा यहाँ कौन देगा इनका? विधानमंडल। पैसा कितना देना है कौन तय कर रहा है? संसद। यहाँ पे संसद तय भी करती है और संसद देती भी है। और इनके जो जज रिटायर होते हैं जब, पेंशन फिर ये देगी, संसद देगी, ठीक है। समझ आइए, तो रिटायर होंगे तो पेंशन खुद ही देंगे। यूपीएससी के जितने भी बंदे रहते हैं जिस जिस राज्य में होंगे, ठीक है, वो राज्य सरकार पैसा देगी उनको, वो तनख्वाह उनको देगी, वो उनके तेल भराने के लिए देगी, वो उनकी पत्नी का खर्चा उठाएगी, उनके बच्चों के स्कूल में पढ़ाएगी, कहाँ कहाँ उनके बच्चे पढ़ेंगे सब कुछ देखेगी वो। जैसे ही वो रिटायर हुए, पूरा भार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है। ये अंतर आपके सुप्रीम कोर्ट, ये अंतर आपके हाई कोर्ट में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है या हाई कोर्ट? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लिया जाता है। तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर किसी बात पे राष्ट्रपति सलाह मांग रहे हैं तो क्या वो सलाह देने के लिए बाध्य हैं? नहीं, बताइए, क्या सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो ये जो हैं सीजीआई हैं, ये जो सीजीआई हैं, क्या सलाह देने के लिए बाध्य हैं? नहीं बाध्य हैं, नहीं है। बाध्य का मतलब होता है कि वो उनको देना ही पड़ेगा। बाध्य का मतलब है कि उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, हम आपको बताए थे कि 1992 और 1991-92 में जब सुप्रीम कोर्ट, जब उस समय नहीं इंदिरा गांधी नहीं, उसमें इंदिरा गांधी 1944 में इंदिरा गांधी मर गई हैं, ठीक है। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उस समय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगे थे कि एक बात बताइए, ठीक है, हमें जो है सलाह चाहिए कि हम इसमें क्या करें। सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलती कि हमसे इससे नहीं मतलब है, हम सिर्फ न्याय देने का काम करते हैं, ये आपका काम है, आप लोगों का काम है राजनीति में लड़ाना, ठीक है। हम बहुत एक अचंभव चीज़ देखे, हम देव दीपावली देखने गए थे, ठीक है। देव दीपावली में हम देखे, हमारे नज़रों के सामने हम कम से कम 50 मुस्लिम महिलाओं को देखे होंगे। क्या आस्था है, हम खुद अपने नज़रों के सामने 50 मुस्लिम महिलाओं को देखे। देव दीपावली किसका है धर्म, किस धर्म का त्यौहार है? हिंदुओं का है ना। मुस्लिम से उसमें क्या मतलब था? इसका मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक्चुअली सही है, ये नेता जो लोग हैं हमारे देश में लड़ाने का जो काम है यही लोग करते हैं। नहीं, आप कभी देख लीजिएगा कहीं भी जाके कि नहीं, क्या आपको कोई कुछ बोलता है? हम लोग कोई सामान लेना आता है तो क्या हम किसी दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं भैया मुस्लिम हो कि हिंदू हो, हमें सामान लेना है। अच्छा ये बताइए, कोई डॉक्टर होगा, बहुत से ऐसे खान होंगे जो बहुत हैवी डॉक्टर हैं, सब बीच में चले जाइए, हम लोग दवा लेने जाते हैं, कभी देखता हो कि हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी हैं। मंदिर में जो गार्ड लगाया जाता है, जो भी ये वही जो गार्ड। अच्छा बताइए, जो पुलिस में होगा, पुलिस में तो होगा ना कोई भी, उसकी ड्यूटी नहीं लगती होगी? लगती होगी कि नहीं? अच्छा ये बताइए, छोड़िए ये बात तो छोड़िए, जब रैलियाँ होती हैं तो कोई क्या बंदा उसमें मुस्लिम का नहीं होगा? जहाँ मुस्लिम की रैली होती है क्या उसमें कोई हिंदू का बंदा नहीं होगा? तुम लोग यार भाषण देते समय एक बार भी नहीं सोचते हो कि वो पुलिस वाला जो है हम लोगों की जान की रक्षा कर रहा है? कितने बात है, इसी गाजीपुर में रैली थी किसी की, बीजेपी की रैली थी शायद, पूरा हमको कंफर्म नहीं है, उन्हीं लोगों की रैली थी, उसमें पुलिस वाला एक्सपर्ट मर गया था। जबकि सोचिए कि आप लोग रैली करते हैं, बताइए कि अगर मुस्लिम की रैली हो रही है और वो बयान ऐसा दे रहे हैं हिंदुओं के प्रति, अब बताइए कि जो हिंदू उनकी रक्षा कर रहा है वहाँ पे खड़ा होकर क्या वक्तव्य होगा? अब वही रक्षा ना करे तो चढ़ के मार दे आपको 10 थपड़ा कोई, तो वो भी बुरा होगा आपको, ठीक है। तो ये लोग लड़ाने का काम ये लोग हमको करते हैं, ठीक है। हमारी जनता कभी नहीं लड़ती है, ठीक। हम लोग बहुत यही होता है ना कि हम लोग जब एक मंच पे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब एक मंच पे हम लोग अच्छा कोट हम लोगों को जब लिखना आता है हिंदू से मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई, ठीक है। लेकिन चलिए जाने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है भाई उनको समझ में नहीं आता, उन लोगों को तो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा पावरफुल, अगर आपको ज़्यादा परिवर्तन करना है तो आप अधिकारी बन के ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है संसद, और संसद का जब सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री तानाशाही कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, हाँ सिस्टम चेंज कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सेना का कार्य समय ज़्यादा था, उनकी उम्र की नौकरी करने की 4 साल कर दिया गया, उनको पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भी एनसीसी के कैडर थे, ठीक है। एनसीसी के कैडर के थे, वो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए थे,
ठीक है, जब वो उन लोगों की उम्र के थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो 4 साल की नौकरी किए हैं, वो नहीं बताते हैं कि हम भी कभी एनसीसी के सदस्य थे। ठीक है, जब वो एनसीसी करके पास हुए सी ग्रेड से, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं एनसीसी सी ग्रेड से, देखिए हम पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो पास नहीं हुए। वो जो एनसीसी पास हुए हैं वो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए, तो वो सोचे जब हम आर्मी में भर्ती ही नहीं होंगे तो हम नौकरी कम करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो टॉप पे गए हैं, वो टॉप पे गए हैं। तो गो ऑन द टॉप एंड चेंज द सिस्टम। अगर आपको कोई सिस्टम पसंद में नहीं आ रहा है तो आए हैं, पसंद करके गए, उसको बदल दिए हैं, 4 साल कर दिए हैं। आप जाइए, आप मरते रहिए, और उसमें भी शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको परिवर्तन करना है तो हमारे यहाँ जो सबसे पावरफुल है, अगर आपको कुछ ज़्यादा चेंज करना है, सामाजिक चीज़ें चेंज करनी है, तो आपको पॉलिटिक्स में आना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाई मिस्टेकली कभी पॉलिटिक्स में जाइएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स में कभी भी जाइएगा, कसम खा के जाइएगा कि जब तक हम कुछ परिवर्तन ना कर लें, हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। पैसा लेना, खर्चा करना, देश दुनिया के सामने आना, वो सबका काम है। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल भी कहना हो, वो कितने भी सही अपने आप को दिखा लें, हमें नहीं कहते हैं कि वो गलत हैं, लेकिन कितना भी हो तो देश का वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री है वो, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक है कि वो कुछ फैसिलिटियों के साथ जिए, उसको कोई मना नहीं करता है। ठीक है, उसके पास उतना दिमाग है, तभी तो वहाँ के इतने लोगों को चला रहा है। ठीक है, हाँ उसमें नहीं, हाँ लेकिन ये कसम खा लीजिएगा कि नहीं, हमको आए हैं तो कुछ परिवर्तन करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लग्जरियस लाइफ की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से जो नेता आ रहे हैं समाज की बात उठाने के लिए, अगर एक बार उभर जा रहे हैं तो फिर वो समाज को नहीं देख रहे हैं, फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके पीछे काफिला चल रहा है। वो एक आदमी थे जो बीचों के लोगों के बीच जाके सबके पैर पड़ते थे। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ देखिए, अब हो गया बहुत उन लोगों का। ठीक है, तो जो महाभियोग लगेगा विधानमंडल में नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। ठीक है, संसद में यहाँ महाभियोग, यहाँ भी संसद में महाभियोग। वेतन देती है जब यहाँ का कोर्ट है, हाई कोर्ट में राज्य सरकार देती है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार देती है। ठीक है, समझ रहा है? अच्छा, महाभियोग लगेगा कैसे, किस आधार पे? अच्छा, हम एक चीज़ और आप लोगों को बताए हैं कि कभी भी जो विधायिका है, न्यायपालिका क्या कर रही है उसमें देखताक नहीं करेगी। न्यायपालिका विधायिका क्या कर रही है उसमें देखताक नहीं करेगी, और ना उनके कभी आचरण पे चर्चा करेगी। हमने आपको पढ़ाई ये चीज़, यही चीज़ इस विधानमंडल में है। विधानमंडल भी इस चीज़ पे चर्चा नहीं कर सकता है और संसद भी नहीं कर सकती है। समझ है ना? इतना ही है कि आप देखिए कौन कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ पे तो विधानमंडल महाभियोग नहीं ला रहा है ना, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अभी वो बयान दिए थे 3-4 महीने पहले कि एक जज का जो दिमाग है थोड़ा सा खसक गया है। जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे डाल के आया था उनका बयान कि एक जो जज हैं उनका दिमाग खसक गया, हम उनको सही कर देंगे, ऐसा कुछ बयान वो दिए हैं। ठीक है, आप जज का दिमाग सही कर देंगे, मतलब पावर नहीं पता है क्या आपको? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, खड़ा कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, समझ में आ गया उनको, सदस्यता रद्द हो गई। ठीक है, तो क्या है कि चर्चा विधानमंडल में वे कर सकते हैं, लेकिन उन पे मना किया गया है। जैसे संसद में मना किया गया है, वैसे विधानमंडल में भी मना किया गया है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि महाभियोग संसद में ही लगेगा। वेतन देगी राज्य में, अगर हाई कोर्ट है तो राज्य सरकार देगी। हाँ, चर्चा विधानमंडल भी नहीं करेगी, संसद भी नहीं करेगी। यहाँ भी विधानमंडल का चर्चा ही नहीं है। वेतन देगी केंद्र सरकार, महाभियोग लगाएगी, वेतन संसद देगी, महाभियोग संसद लगाएगी। ठीक है ना? तो जो जितना काम इनको करना ये करेंगे और इनको काम ये करेंगे। ठीक है, अब जो है इन दोनों के जो पावर हैं, दोनों हमारे संविधान के व्याख्या करता है। ये सबसे सर्वोच्च व्याख्या करता है, जो अंतिम व्याख्या करता है, अंतिम। अच्छा, रिट जारी करने का अधिकार इसके पास भी 226 के तहत, कल पढ़ाए थे आपको, ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो हमारी हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत कि ये भी रिट जारी कर सकती है, वही रिट ये भी जारी करती है, और वही रिट ये भी जारी करती है, वही रिट ये भी जारी करती है, और वही रिट ये भी जारी करती है। इसके पास एक एक्स्ट्रा अधिकार होता है, कौन सा जानते हैं? जिस संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार में रखा था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जब हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के, ठीक है,
कानूनी अधिकार बनाए और 300 के कम में रखे, भाग 12 में 300 के कम में रखे हम लोग, ठीक है। तब से आज तक आप देखे होंगे कि कोई भी ज़मीनी विवाद 1978 के बाद से कोई भी ज़मीनी विवाद अगर उठता है तो डायरेक्ट जाता है हाई कोर्ट में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जितने भी रोड बनते हैं, जितनी भी सरकार ज़मीन लेती है, सभी ज़मीनों पे कहीं ना कहीं विवाद होता रहता है। सुने होंगे अच्छी तरीके से, हर दिन आए सुने कि इस ज़मीन पे विवाद है, सरकार ज़मीन पर पैसा ही पास नहीं हो रहा है, अब ये रुका हुआ है। जैसे इसी रोड पे, इसी वाले पे जो ये बन रहा है, ये रोड ये बन रहा है ना, हाँ, आशापुर से ऐसे होते हुए क्रॉस करके जा रहा है, ये बन रहा है। बीच में जो पहाड़िया वाले कुछ रूम है, उनका भी पैसा पास नहीं हुआ है, ठीक है। जो जस्ट चौराहे पे अभी टूट नहीं रहा है वो, क्योंकि जो चौराहे, जो अख्था रोड जा रहा है, ठीक है, चौराहे के इस कोने में देखिए कि दुकान है, किराना की दुकान है, दोनों किराना की दुकान है, दोनों लोग भाइयों की हैं, ठीक है। वो किराना की जो दुकान है अभी टूट नहीं रही है, वो अभी जस्ट की तर्ज पर ही है वो, क्योंकि उसका पैसा ही पास नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका जब पैसा ही पास नहीं हो रहा है तो कैसे टूटेगा? तो उसका मामला कहाँ जाएगा? अब वो जबरदस्ती सरकार तोड़ेगी नहीं, अब हाई कोर्ट जाएगा मामला उसका, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट के पास एक ठो अधिक पावर है, इसके पास कानूनी अधिकार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो भी संपत्ति को लेके। आप संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर मूल अधिकार के अंदर जाना है तो आप जो वो कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का, और डायरेक्ट ऑफिस में जाएंगे, ठीक है ना। समझ में? ये इतना अंतर हुआ। अब इनका पावर और देखना है कि जितनी पावर इनकी बताई गई है, ठीक है। अब उसमें एक है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, ठीक, PIL, ठीक है ना। PIL तो हम उस पीछे भी बताए हैं, यहाँ भी बता देते हैं। न्यायिक सक्रियता हम देखिए यहाँ भी यही बताना था, लेकिन हम दोनों लोगों के पास वही पावर है। न्यायिक समीक्षा इनके पास भी है, न्यायिक सक्रियता इनके पास भी है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता इनके पास भी है, न्यायिक सक्रियता इनके पास भी है, न्यायिक समीक्षा इनके पास भी है, न्यायिक समीक्षा इनके पास भी है, ठीक है। ये केंद्र के लिए कर सकते हैं, राज्य के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। ये सिर्फ राज्य के लिए करेंगे, केंद्र के लिए नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये समझाया अंतर। देखिए, आप देखिए, अगर आपको अब पढ़ना होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हम पढ़े हैं 124 से लेके 145 46 यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है। इसका पढ़ रहे हैं 214 से लेकर 232 तक, ठीक है, यहाँ तक। आप सोचिए उतना पढ़ने की क्या जरूरत हमको? कापी एक पेज उठाएंगे, लिखा तो बहुत ज़्यादा है ना, लिखा बहुत ज़्यादा है। उसमें ये लिखा जाएगा कि महाभियोग लगेगा, पहले सदन में आएगा, 2/3 बहुमत से आएगा, पूरा एकदम लाइन बाई लाइन लिखा जाएगा, ठीक। ये बताइए क्या इतने में आप पूरा नहीं लिख लिए? आप पूरा नहीं जान पाए? अच्छा, जो कॉलेजियम सिस्टम है, अब इसको लिखना एकदम जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना। अपने दिमाग में जब देखिए कॉलेजियम सिस्टम जब आ गया, ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम जब आ गया तो आप इतना सोचिए कि 1993 से ही ये मामला स्टार्ट हो गया था। ये जो मामला है 1993 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से बना 1998 में। क्यों? क्योंकि जब 1993 में ये अधिकार सौंपा गया था कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश के पास है, और मुख्य न्यायाधीश के कहने पर ही या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी, उस पर आपत्ति करने लगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कि सिर्फ आपके कहने से अगर ऐसा होगा तो तकलीफ होगी, ठीक है। जब आप सिर्फ आप ही कहेंगे तो आप किसी को भी नियुक्ति करा सकते हैं ना, ठीक है। तो 1998 में 4 अन्य न्यायाधीशों को जोड़ा गया, तो टोटल हो गए 5, ठीक है। तभी से चला गया आपका कॉलेजियम सिस्टम। तो आप अपने दिमाग में इतना चीज़ बैठा लीजिए कि जब जैसे ही कॉलेजियम आए तो कहिए सिर्फ 4 लोग, एक CJI, ठीक, 5 लोग होंगे। इस 5 में से एक तो वर्तमान का CJI है, जो CJI खुद है वर्तमान में, ठीक। एक और वो CJI होगा जो अगला बनने वाला होगा। लेकिन इस बार जब DY चंद्रचूड़, इस समय हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है, ठीक है। हर बार वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब शपथ लिए थे जिस दिन, वो समझ, वैसे हर बार DY चंद्रचूड़ ही बोला जाता है, लेकिन जिस दिन वो शपथ लिए थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम लिया जाता है। नरेंद्र मोदी को शपथ हुए देखते हैं, किसी को भी देखिएगा शपथ लेते हुए पूरा नाम लेना पड़ता है। जब मोदी जी शपथ लेंगे ना तो बोलेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देख लीजिए कभी शपथ लेते हुए। सर, कॉलेजियम पद्धति से पहले सर किस तरह चुनाव होता था? अभी तो बताए थे कल वरिष्ठता का आधार। कल नहीं बताया था कि वरिष्ठता का आधार था। उसी में ना 1976 में अजीतनाथ एम रे जो थे उनको नियुक्त कर दिया क्या 3 जजों के ऊपर। फिर 1981-82 में फिर इंदिरा गांधी आई, फिर वही काम कर दी, MUPF को बना दी।
ठीक है, नेपोटिज्म नहीं था, सरकार अपने मन से चला रही थी। हाँ बोलिए। वो बताया कि सर मतलब कौन करता था उसमें ये नहीं था। अच्छा ये बताइए, उस समय भी राष्ट्रपति ही करते थे, आज भी राष्ट्रपति ही करते हैं। देखिए उस समय भी राष्ट्रपति करते थे, सलाह कौन देता था? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वो जो सलाह था उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। 1993 से पहले उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे। 1993 से पहले 1993 में ही कह दिया गया कि राष्ट्रपति को जब सलाह देंगे, देखिए वरिष्ठता का आधार था। जब हमारे यहाँ बनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक खैर सही इसका नहीं बताएं क्या, हमारे यहाँ ये बनी 1950 में और ये बना था 1861 में ही बताए थे कि 1861 के अधिनियम से 1862 में ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, कौन कौन वाले पहले 3 कोर्ट बनी? मद्रास, मुंबई, कोलकाता, 3 बनी। 1865 में कौन सा बना? कर्नाटक। 1866 में कौन बनी? इलाहाबाद। ठीक है, तब बन के तैयार हुआ। देखिए जब इसमें जजों की नियुक्ति की बात आई, ठीक है, जब जजों की नियुक्ति की बात आई तो वरिष्ठता का आधार ढूंढने लगे लोग। ठीक है, अब वरिष्ठता का आधार ये निर्धारण नहीं किया गया कि उम्र होगी या उनके जो कार्य कर रहे हैं लोग। वरिष्ठता का जो आधार होता है, जैसे देखिए एक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, होगा, आप एक एक्सपीरियंस से वरिष्ठ हैं या आप एक उम्र से वरिष्ठ हैं। जिन दोनों में से न एक्सपीरियंस का यहाँ पे जिक्र है न उम्र का जिक्र है। ठीक है, सरकार पता नहीं किस बेस पे उम्र पे कर देती थी, वरिष्ठता पे, या जो इनका एक्सपीरियंस है। जो इंदिरा गांधी नियुक्ति वो उम्र का आधार था। ठीक है, उस वाले आधार पे भी उनको मतलब जो बड़े बड़े जज थे उनके ऊपर लेके चली आई और ये कहने लगी, उसमें आधार था उम्र का, ये कहने लगी कि इन्होंने ज़्यादा फैसला दिया है। बचना भी था लेकिन वो कि वो उनके पक्ष में थे उस समय। ठीक, तो इतना ध्यान दीजिए कि 1993 से पहले जब जजों की नियुक्ति होती थी, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते थे, सलाह देते थे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के सलाह को मानना बाध्य नहीं था। तो राष्ट्रपति नियुक्ति किसके सलाह पे करते हैं? कोई भी कमवा किसके सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। मंत्रिपरिषद जब चाहेगी तब कर लेगी, तभी तो इंदिरा गांधी अपने मन का कर रही थी। इंदिरा गांधी अपने मन का क्यों कर रही थी? राष्ट्रपति सलाह बाध्य है या नहीं मानने के लिए, तो जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त कराएंगे, है कि नहीं? तो 1993 में जब 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आया और उसी समय हमारे यहाँ के मूल ढांचा में बता दिए सुप्रीम कोर्ट कि हम मूल ढांचा लाएंगे अपना। ठीक है, तो जब आप मूल ढांचा लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट 1973 तक पता नहीं था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी पावर ये है। 1973 के बाद भी नहीं पता चला। 1985-86 में पता चला SP गुप्ता केस जब फर्स्ट आया था, तब इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। ठीक है, तो 1993 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यता होने लगी तो फिर अन्य न्यायाधीशों को तकलीफ होने लगी कि तो अपने उनको नियुक्त करा रहे हैं, उनको नियुक्त करा रहे हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनको नियुक्त करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं। ठीक है, तो तकलीफ होने लगी लोगों को। तो फिर कहा गया कि 4 अन्य लोगों को किया जाएगा। फिर उसमें भी ये बाध्यता ला दी गई कि अगर 2 लोग मना कर देंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को आप कॉलेजियम बोलते हैं। तो फिर बाद में एनजेसी लाया गया 2014 में, जिसपे किरण रिजिजू, कोई भी एनजेसी पे कोई ज़्यादा बोला नहीं था, पास यही लोग कराए थे। और जानते हैं किरण रिजिजू क्यों इतना बोल रहे थे? वो यही चाहते थे कि हम कानून मंत्री हैं और हम शामिल हों। ठीक है, और हमारी जो है क्रेज जो है, क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़े और हम अपना हस्तक्षेप करें। वही सिस्टम लाना चाहते थे जैसा इजराइल में। जानते हैं हमारे देश की जनता दिन पे दिन पूरी क्या बोलते हैं, दुर्मूल ऐसा कुछ बुद्धि उनकी मरती जा रही है। जितना हमारा देश थोड़ा सा डेवलप जा रहा है, उनकी बुद्धि मरती जा रही है। यार कम से कम कुछ तो देखो। इजराइल में यही कह दिया गया कि जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने अपने संसद में पारित करा दिया कि हम जो है अगर कोई वहाँ की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो हम उसको पलट सकते हैं। यानी तुम्हारे मंत्री कितना भ्रष्टाचार करेंगे और वहाँ के जो हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी उसके खिलाफ, तुम उसको पलट दोगे? पलट दोगे कि नहीं? आप लोग भी वही सिस्टम चाहते हैं। तो हमारे देश की जनता पता नहीं कहाँ है, इसको समझ में नहीं आता कि करते क्या। अरे यार जो सही है एक्चुअली लीगल उसको काम करो ना तुम लोग। तो सिर्फ घंटा बजाना है। आई तो है पुजारी की वैकेंसी, पता नहीं कितने लोग काम तो कर रहे हैं, करें लोग। देखिए हम विपक्ष में नहीं हैं, हम धर्म कोई भी हो सबको मानना। यार कौन सी नीति की तरह हम काम कर रहे हैं और हमारी जनता किस तरीके की बेवकूफ़ाना हरकत करती है। अरे सबका धर्म है यार, पूजा अपना करिए, दिन रात पूजा करिए, लेकिन आपके पास रोजगार होना चाहिए। आपको खाने के लिए चाहिए शाम सुबह। अब कोई गाड़ी में बैठ के फॉर्च्यूनर में जाता है ना तो ये हिलता है, इसमें दर्द होता है कि हम क्यों नहीं जाते हैं। देखेंगे सपना इतना बड़ा बड़ा जैसे लगता है कि अब उनके घर आ जाएगी वो उठ के। ठीक है, मेहनत करना होगा उसके लिए, लड़ना होगा। अमेरिका में चले जाइए, कौन सा घर है जिसके पास BMW नहीं है?
कौन सा ऐसा घर है जिसके पास BMW नहीं होगी? वो BMW सबसे सस्ती कार है वहाँ के लिए, 35, 40, 50 लाख की कार वहाँ के लिए गरीब का है, वो जो भीख मांगता होगा ना वहाँ का, ठीक है, वो उसकी कार है। वहाँ जब भीख दिया जाता है ना तो हमारे यहाँ 10 रुपया देने में लोग कतराते हैं। लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करो, ये काम नहीं। हम जब भी कोई हमसे मांगता है, हमारे पास रहता है, हम तुरंत दे देते हैं। हमें नहीं कहते कि काम कर सकते हो या तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे देख के ऐसा भी लगता है कि इनको बोल देना चाहिए, कैंट पे चले जाइए, हे भैया तेरी बतिया सुन लेता, हम खाना ना खेले, हमारे पतो ऐसे हमारी ट्रेन छूट गई है तो हाई है तो हाउ, तो इनको 50 रुपया देता। पता नहीं ऐसे 10 लोगों को मूर्ख बनाई, 500 रुपया काम हो गया, बस चली गई। अब शाम को आराम से किसी होटल में बैठेंगी, खाना खाएंगे या खाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि भाई जनता कहाँ हो तुम लोग, कहाँ इस बेवकूफ़ाना हरकत में फंसे हो? पढ़ो लिखो, रोजगार लो, हाँ आपका धर्म है, आप उस धर्म की पूजा करिए, ठीक है, उसको कोई मना नहीं करेगा आपको, आपकी आस्था है, आप जाइए पूजा करिए। लेकिन ये कौन सा बेवकूफ़ाना हरकत है कि कुछ भी अब सरकार कुछ भी करे? अब देखिए, अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस बार देख रहे हैं हरियाणा में फिर किसान आ गए हैं, हरियाणा में फिर किसान आ गए हैं। किसान आंदोलन जब हमारा बंद हुआ और नरेंद्र मोदी जी आके बोले थे कि हम अपने किसानों को समझा नहीं पाए थे, अपने किसानों को हम समझा नहीं पाए थे, ठीक है, तो नहीं समझा पाए थे तो फिर क्यों ऐसा सिस्टम आप लाए कि तो वही तो लोग पूछते हैं। तो वही तो हम कहते हैं कि अगर किसान थे जब, तो फिर आप जो मीडिया ये बयान दिया था कि खालिस्तानी, आप किसी को भी गिरफ्तार करवाए? आप नहीं करवाए। मतलब हमारे किसान बेइज्जत हों, हमारे जवान बेइज्जत हों, आप लोग मजे लेंगे हवाई जेट फाइटर प्लेन में उड़ के। उसके बाद ही बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे होते तो नहीं, हम कभी कभी सोचते हैं हम भी, लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है, लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री देश के रहे होते तो देश की जो स्थिति है कुछ और होती, ठीक है। हमारे यहाँ चुनाव 1951-52 में हुआ, ठीक है, 1951 के लास्ट में भाई बैलेट पेपर से था, उस समय 17 करोड़ लोग वोटर थे, ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ठीक। 1951-52 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के वो भी वकील थे, उनकी मृत्यु 1950 में हो गई, प्रधानमंत्री बना 1952 में। पता नहीं कौन सा दिमाग से बोलते हैं लोग, हमको समझ में नहीं आता है। अब कौन बताता है इन लोगों को, कौन ज्ञान देता है? सोचिए, ठीक है। आप हमारी जनता काहे नहीं पूछती है सवाल? इतना बड़ा विजनरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना बड़ा विजनरी 1950 में IIT, IIM, एम्स वो बनाने लगा उसी समय, उतना बड़ा विजन देखकर। 40 वर्ष तक ऐसा नियम बनाया कि 40 वर्ष तक कोई प्राइवेट कंपनी भारत में घुसी नहीं। 1991 में हमारे यहाँ LPG सिस्टम आया, मनमोहन सिंह लाए, तब जाके हमारे देश में उदारीकरण हुआ, तब प्राइवेट कंपनियों को भाग मिला। 40 साल तक वो व्यक्ति, और हमने सुई बनाना सीखा। 1975-76 में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, हमारे सेना को तीसरा स्थान पर लाकर रख दी वो महिला, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं। हम देखिए, हम क्यों अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हों? हमें कोई शौक नहीं लगा है। जो नीति आप ही आके बयान देते हैं कि हम अपने देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आते हैं कभी कभी मंच पे तो कहते हैं 70,000 युवाओं को हमने पेपर पे नौकरी दिया। पता नहीं कैसे कैसे बांट देते हैं हम लोग, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं कब उसका वैकेंसी निकली, कैसे क्या हुआ, कौन से रोजगार आप दे दिए, 70,000 युवाओं को रोजगार मिला। तो प्राइवेट कंपनियां 2 करोड़ में 70, वो भी 70,000, 2 करोड़ हम पर साल देंगे, पर ईयर, ठीक है। 2014 से 2024 आने वाला है, 20 करोड़ नौकरी, 20 करोड़। और टोटल उनके आज के कार्यकाल में हमको लगता है कि 10 लाख भी नौकरियां नहीं मिली हैं, 7-8 लाख पाया सब लोग। तो कोई आके बोल देगा कि जुमलेबाजी है सब, हम ये नहीं कहते हैं। देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र में ये आना नहीं चाहिए, लेकिन बात ये नहीं है। जिस दिन आपको सिस्टम पे बैठाया जाएगा ना, ये वही लोग हैं सर। आज का पढ़ाई करके ठीक है, जिस सिस्टम में जिस दिन लोग बोलते हैं कि टीचर को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? आप लोग 2019 की वैकेंसी लाकर 2022 में एग्जाम करा रहे हैं, कौन बोलेगा? मतलब जो बच्चे पैसे दिए थे उसी समय 600 रुपये, आप 600 रुपये लेके, ठीक है, पता नहीं कितने लाख लोग फॉर्म भरे, ठीक है, 1 करोड़
ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है? 14 करोड़ फॉर्म पड़ा था एनटीपीसी के लिए। ठीक है, हाँ 11 के 14 करोड़ फॉर्म पड़ा था, ऐसा कुछ पड़ा था। हो सकता हम पूरे सही ना हो, इतना फॉर्म पड़ा था। सोचिए कि 600 रुपया लेके कितने दिनों तक कमाए होंगे। 19 का था, 2022 में एग्जाम हुआ, हो गया है। वही जलाने फूकने के बाद हुआ ना, जलाने फूकने के बाद हुआ। तो ये लोग ऐसे समझ रहे थे, तो टीचर क्यों ना बोले? उतना टीचर आए थे तब रोड पे, उतने टीचर सब आए तब जाके सबने वैकेंसी निकाला, नहीं तो दिए होते सभी, क्लियर किए होते। 2019 के बाद पढ़ने बहुत से कोई तो भर्ती छोड़ दी टीचर के चक्कर में, और टीचर का भर्ती नहीं, लास्ट में ग्रुप डी में जाए पत्थर में कर दिया और पढ़ लिया। कोई तो भर्ती छोड़ दी, कहें कि टीचर का आने वाला हो जाएगा, हो भी जाते, लेकिन आए नहीं, फिर लास्ट में इसी में जाना। कल सर देखे वीडियो उनका था, विवेकानंद सर बोल रहे थे कि ये करेंगे नीतीश कुमार क्या क्या नाम उनका? कौन बोल रहा है? विवेकानंद सर बोले थे। कौन? विवेकानंद सर, विकास दिक्कती सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? उनको क्या नाम है? तेजस्वी भी। मुझे बिहार को उम्मीद है वो इस बार बिहार को बदल रहे हैं, मतलब कल उनका काम सुधार दे रहे थे। ठीक है, होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मेंस के टॉपिक है, बता रहे हैं ना, न्यायिक समीक्षा। ठीक, अच्छा किसी भी चीज़ में निरीक्षण करना, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका हुआ, ठीक है, अब वो एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है, ठीक है, आपको बोला गया कि आपको ये एग्ज़ाम कराना है, ठीक है, हमने अपनी वो गाइडलाइंस जारी की है। जैसे हमारे देश में संविधान है, ठीक है, हमारे जो भारत के संविधान निर्माता लोग हैं, वो उन्होंने संविधान बना के गया है कि हमारा जो देश है इस किताब पे चलेगा, ठीक है, इस पे चलेगा। ठीक, हमने इसमें 3 लोगों को पावर दी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संविधान है। हमने जब संविधान बनाया, मतलब हमने नहीं, मतलब हमारे पूर्वज लोग, जब उन लोगों ने संविधान बनाया तो वो लोग हमारे यहाँ के जितने भी पावर थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने ये कहा कि ये सोचिए, ये जो है, ये जो हमारा संविधान है, ये किसी को भी तानाशाह नहीं घोषित करेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है, ये जितने काले अंग्रेज हैं ना, ये बहुत सब चालाक हैं, ठीक है, इसीलिए तो ये सब सुप्रीम कोर्ट पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन हो ही नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 1973 को बोल दी कि ना, आपको क्या लग रहा है, आप ही हैं बस इस देश में। ठीक है, देखिए संविधान है, जब वो लोग बना के गए तो उन लोगों को पता था कि अगर हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, अच्छा ये सोचिए कि उनके क्या मन में नहीं रहा होगा कि हम भी लूटे खसोटे ऐसा करें, ऐसा तो रहा होगा उनके भी मन में, या वो इतने अच्छे संविधान बना के गए हैं, या तो इन सभी से परे रहे हों वो। अच्छा एक बात और सोच लीजिए, क्या जो राजा थे, जितने बड़े बड़े राजा थे, जब हम 1950 से पहले जब देशी रियासतों का एकीकरण हम कर रहे थे, तो हम उन राजाओं से सलाह लेके करते, तो क्या हम ऐसा संविधान बना पाते? सोचिए कि जब वो बनाते और उनकी सलाह पे बनाते तो क्या हम ऐसा बना पाते? यानी वो भी गलत थे, और ये जो इस समय के काले अंग्रेज समय, ये भी गलत है। वही लोग जो बना के गए हैं निस्वार्थ भावना से, किसी को कोई 1 रुपया दे के नहीं गया है, निस्वार्थ भावना से वो लोग बना के गए हैं, और आज ये लोग बिना निस्वार्थ के लूट रहे हैं। वो लोग निस्वार्थ के बना के गए हैं और ये लोग निस्वार्थ के लूट रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ घोटाला। हम लोग ये लोग कपड़ा पहनने को तरस रहे हैं, हम लोग एक कपड़ा पहनने के लिए तरस रहे हैं, और एक समय का भोजन खाने के लिए हम तरस रहे हैं। और वो लोग संविधान बना के गए,
निस्वार्थ भावना से, ये लोग लूट रहे हैं निस्वार्थ भावना से, दोनों लोग निस्वार्थ हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने दिया कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधायिका उन्होंने ये कहा कि हम सभी को सबके मत से नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि सबका मत अलग अलग होगा। ठीक है, तो हो भी सकता है सब अपना अपना मत रखेंगे तो हमारे देश में विरोध हो सकता है। ठीक, हमको विधायिका बनाना जरूरी है। हम कई देश हम घूमें, जब हम लोग लिए तो बहुत 12-13 देशों से लिए अपना है। ठीक है, तो हम जब देश घूमे वहाँ पे हम लोगों की स्थिति देखें कि नहीं, हम अपने देश में कौन सी ऐसी लाएँ चीज़ें जिससे हमारा देश बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मतलब लोग प्रगति करें। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि विधायिका ही बनाया जाए। ठीक है, जिसमें लोग चुन के आए। ठीक, अब लोग चुन के आए तो उनका प्रतिनिधित्व वो व्यक्ति करे। तो इस विधायिका के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो है उसका प्रतिनिधित्व करना है। ठीक, अब इस विधायिका में हमारे यहाँ ये भी बना दिया गया कि मान के चलिए हमको किसी को पावर देना है नहीं, न हमको विधायिका को पावर देना है, न कार्यपालिका को पावर देना है, हमको न न्यायपालिका को पावर देना है, लेकिन पावरफुल भी बनाना है, कभी कभी शक्ति भी देना है और शक्ति छीन लेना है। नहीं, कभी कभी होता है किसी को इतने पावर दे दीजिए तड़ से छीन लेना, आदमी कौखिया जाता है। तो इन नेता सब उसी तरह हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वगैरह लोग हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट डांट लगाती है तो हम इससे घिना जाते हैं कि कैसे ये कर रहे हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में घुसना चाहते थे लोग, लेकिन नहीं घुस पाए। ठीक, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में हमारे चुने हुए लोग आते हैं। ठीक है, ये पता है चीज़। विधायिका में चाहे राज्य की विधायिका हो, चाहे केंद्र की विधायिका हो, इसमें चुने हुए लोग आते हैं। ठीक, अब इस चुने हुए में से कुछ मंत्री बनते हैं जो 15% हैं या संख्या में 12 कम है। ठीक है, जो मंत्री बनते हैं। अब इस 15% में से 10-12 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री जानते हैं ना, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जो सबसे बड़े होते हैं, मंत्रालय के मेन होते हैं। ठीक है, वो इस कार्यपालिका में शामिल होते हैं। एक होता है अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, ये दोनों लोग, ये मंत्री होंगे, सॉरी इसमें तो यूपीएससी के लोग होते हैं, इसमें मंत्री होते हैं। ये दोनों लोग मिलके ये जो कानून पारित करते हैं विधायिका वाले, ठीक, ये जो विधायिका वाले कानून पारित करते हैं, ये पारित करेंगे और लागू कराएंगे कार्यपालिका वाले। हमारे नेताओं को कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ ये पता है कैसे लूटना है। अब बताएगा कौन? यही लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे यहाँ के देश के जो सेवक लोग हैं, जिन हम सेवक कहते हैं, जिस एरिया में हम लोग घुसना चाहते हैं कि नहीं हम लोग को भी जाना है। ठीक है, आप हमसे उस दिन इतना बहस कर रहे थे, आपको शायद समझ में आया होगा कि हम उस सिस्टम को कैसे परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए जो विधायिका, देखिए हमारे गाँव में एक बात है, आप इतना बोले थे, लेकिन हमारे गाँव में बात एक ही बात है कि हम सोचिए कि अगर ये बात मिल जाएगी या हम बोलेंगे जरूर, आज बोल भी रहे हैं। तो सर उस दिन इतना बहस हुई थी उसी बात को लेके, तो मतलब आपका कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी हम बोले थे कि बहुत करेंगे लोग को यहाँ वहाँ ट्रांसफर करा देंगे, ताकि कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत करेंगे तो यहाँ भेज देंगे, लोग वहाँ भेज देंगे। तो आपकी मतलब मुकाम नहीं छीन सकते लोग, मुकाम भले ही काबिलियत को नहीं छीन सकता है। मुकाम भले लेकिन काबिलियत को किसी की नहीं। देखिए, काबिलियत किसी की नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन जानते हैं हमारे यहाँ का ऐसा राजनीतिकरण हो चुका है, ठीक है, जिसमें उस व्यक्ति की काबिलियत नहीं, उसके जान छीन लिए जाते हैं। काबिलियत छोड़िए, आपकी जान छीन लिया जाएगा। देख रहे हैं एजुकेशन पे किस तरीके से हाथ मारा जा रहा है, देख लीजिए। आप इस चीज़ को नहीं सोच पाएंगे। अब दिखाया क्या जा रहा है कि इन लोगों ने उल्लंघन किया है, किसका? कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। मतलब तुम लोग इतना उल्लंघन करो तो सही है, ये लोग उल्लंघन करें तो गलत है। तुम लोग कहा जा रहा हो कि 15 लाख का हम जो है सबके खाता में देंगे, तो वो जुमला है। ये लोग अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, अपने यहाँ ज्ञान देने के लिए कहते थे, ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ये लड़कों को भड़का रहे हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ अपना दिमाग लाए कि किसी भी तरीके से इनको कैप्चर किया जाए। कैप्चर करके लिए देख लीजिए, जिस दिन किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम अगर पावरफुल हो गया, इन नेताओं को हम हर बार कहते हैं हमारे देश का जिस दिन एजुकेशन सिस्टम सुधरा, इन नेताओं को मार के भगाया जाएगा, देखिएगा। और ये लोग जैसे माला कभी पहनाया जाता है ना जूते वूते का, ये लोग को वही पहनाया जाएगा।
तो सर वो कब ठीक है, कौन करेगा? एजुकेशन में देख रहे हैं कितना तेजी से बदलाव हो रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, एजुकेशन के साइड सभी लोग भाग रहे हैं। आज के जो छोटे कास्ट के लोग हैं कहाँ भाग रहे हैं, एजुकेशन की तरफ। किसी का हाथ पैर जोड़ के सबको पता है, सबको पता है कि एजुकेशन हमको अगर मिला तो हम तुरंत आगे जाएंगे, ठीक है। और सभी लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जिसको ध्यान देना वो नहीं दे रहा है, वो सो रहा है। माता पिता तो ध्यान दे बोल रहे हैं कि तुम दे लो ध्यान, लेकिन जिसको देना है, जिसको वहाँ पे जिसको पहुँचाना चाहते हैं, वो सो रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो धुआं उड़ा रहा है, वो लड़कीबाजी कर रहा है, ये सब कर रहा है वो, ठीक है। हम हर बार कहते हैं कि कुछ भी गलत आपके लिए नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट्स लिमिट, ठीक है, वो लिमिटेड है। अगर आप अपने लक्ष्य को छोड़ के कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति भटक रहे हैं। सोने वाली बात मत कहिए, तो जहाँ पे रहे वहाँ के लोग यहाँ हैं हमारे आसपास, ठीक है, लोग हैं हमारे आसपास। ठीक, छोड़िए, अब उधर हो गया। देखिए, परिवर्तन कोई भी हो सकता है, आप चाहें, हम आपसे यही कहते थे ना कि अगर आपको परिवर्तन करना है तो आप समाज के बीच में आइए। जिस दिन आप समाज की नज़रों में आ जाएंगे, ये वही समाज है ना जिसको एजुकेशन का मत पता नहीं है, लेकिन आपको समाज वो अपने सर आँखों बैठा देता है। जैसे चंद्रशेखर रावण जी हैं, एक छोटे स्तर से आए थे वो, आज उनका लेवल इतना बड़ा हो गया है कि शायद वो खुद उसी जगह नहीं जाते होंगे जहाँ पहले जाते थे, नहीं जाते होंगे, कितने दिन जेल लगभग वहीं से करते हैं, नहीं जाते होंगे वो, ठीक है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हम परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इधर देखिए, न्यायिक समीक्षा हम लोग देख रहे हैं। संविधान के अंतर्गत हमने बनाया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हमारी चुन के आती है, ठीक। जब चुन के आती है तो इनको जनता चुन के भेजती है, तो जनता के लिए ये नियम बनाते हैं, ठीक है, जनता के लिए नियम बनाते हैं। और हमारे संविधान के व्याख्याकर्ता कौन है? हम कभी कभी जब समझाते हैं तो हमको कभी, ठीक है, जब कभी कभी हम समझाते हैं तो हम कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा समझते सब, फिर हम और कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जब ऐसा लगता है कि हम इतने तरीके से जो हम समझा रहे हैं और इतने प्यार से समझा रहे हैं कि देखिए ये चीज़ ऐसे, अभी जब हम समझाएंगे तो आगे समझाएगा। देखिए, संविधान है, विधायिका क्या कर रही है, कानून बना रही है, ठीक है। इसको चुना कौन है? जनता, ठीक है। आखिर जो संविधान निर्मात्री लोग थे, कानून बनाने के लिए इन लोगों को बनाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चुन के आए जनता द्वारा, वो जनता पे ही शासन करने लगे, क्योंकि जो लोग राजा थे वो अपना आपको राजा ही मानते थे। तो ऐसा ही सिस्टम हम इनको दे रहे हैं कि इनके ऊपर शासन करना है, और हम अगर ऐसा पावर दे दें और ये अपना मन का करने लगे, तानाशाही करने लगे। आज आप ही देख ही रहे हैं, नेताओं के आगे आपकी नहीं चलती है, नहीं चलती है, ठीक। उसी लिए उन लोगों ने न्यायपालिका को बनाया, और सर्वोच्च व्याख्याकर्ता इसलिए न्यायपालिका को कहा कि जिस दिन ये विधायिका कोई ऐसा कानून लाएगी, ये विधायिका, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को बताए हैं कि विधायिका जब भी कोई कानून बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लागू हो जाएगा जब तक कि कार्यपालिका नहीं लागू कराएगी, ठीक है। और हम आपको उदाहरण दिए हैं कि NRC, CAA, जितने भी ये कानून 2019 के पास हैं, अगस्त 2019 के, ठीक है, तब के पास है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। 36 महीने हो गए, नहीं 12 चौक 48, एक साल में 12 महीने होता है, 12 चौक 48 हो गया, 48 महीने हो गया, आज तक उसका कोई नियम नहीं बना है, ठीक है, समझ रहा है। तो जो विधायिका ये नियम बना दी, और कार्यपालिका जो इसको लागू कराती है, ठीक है। न्यायपालिका यही न्यायिक समीक्षा करती है, ठीक है। अब न्यायिक समीक्षा करती कैसे है? न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि हमारे संविधान जो है, इसमें संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है? विधायिका को। आर्टिकल 368 भाग 20, ठीक है, भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि ये जो विधायिका है, ठीक है, ये संशोधन कर सकती है इस संविधान में। लेकिन सर्वोच्च व्याख्याकर्ता किसको बनाई है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। यानी आप, ये जो विधायिका है, कोई भी नियम आप बनाए और इसको ये लागू करवा दी, ठीक है, अगर इस न्यायपालिका को सही नहीं लगा, न्यायपालिका को सही नहीं लगा, न्यायपालिका तुरंत उसमें न्यायिक समीक्षा करेगी। न्यायपालिका तुरंत उसमें न्यायिक समीक्षा करेगी। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि उसमें जांच करना, ठीक है। जैसे नोटबंदी आई थी ना, ठीक, सरकार नोटबंदी लाई,
2016 में 8 नवंबर 2016 को सरकार ने नोटबंदी लाई, उस पर कितने दिनों से PIL दायर हो रहा था। ठीक है, सरकार अब कोर्ट है, ये बताइए जब GST लाया गया, ठीक, GST कहीं ना कहीं बजट में आता है, हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, अब इस संविधान वाले में है, ये लोग GST ला दिए, अब GST पे PIL कोई दायर कर दे कि देखिए GST इस तरह से कैसे लागू कर रहे हैं ये। ठीक, अब उस पर क्या है कि न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगर वो गलत हुआ, अगर वो गलत हुआ तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट करेगी रद्द। न्यायिक समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों लोगों के पास पावर है। ठीक, अच्छा, सरकार जो सॉरी, इसको लोकसभा को क्या बोलते हैं LS, राज्यसभा को RS। ठीक, इसको ऐसे कट करते हैं, यहाँ करते हैं VS, यहाँ VP। ठीक, दोनों मान के चलिएगा। ठीक, संसद कानून बनाएगी यहाँ पे, विधानमंडल राज्यों के लिए, यानी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो कानून बना ही रहे हैं लोग, कोई ना कोई कानून बनाएंगे। ठीक है, तो इनको जो विषय मिली है, इनको जो अनुसूची में जो विषय इनको मिली है उस पर कानून बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून बनाए जो आर्टिकल 13 के 2 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 13(2) में दिया गया है न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसा कोई भी काम विधायिका की जिससे हमारी आम जनता को तकलीफ हुई, तुरंत जो है न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करने लगेगी। ठीक है, उसको जांचेगी। तो नोटबंदी जब हुई थी और लोगों ने PIL दायर किया कि ये नोटबंदी गलत थी, क्यों? क्योंकि जब इंदिरा गांधी जो नोट बदलना चाहती थी, 100-200 का नोट बदलना चाहती थी, तो उन्होंने सबसे पहले उस बात को सदन में लाया और सदन में इस बात का विरोध होने लगा और उसको पारित नहीं करा पाए। दूसरी बात, RBI का नियम है कि जब तक गवर्नर न कहे, ठीक है, जब तक गवर्नर न कहे तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये तो केंद्र सरकार के कहने पे ही हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये काले धन की बात कर रहे थे ये लोग, 99% पैसे वापस हो गए, 99.9% पैसे वापस हो गए, पूरे के पूरे पैसे वापस हो गए। पता काला धन कहाँ गया? हम तो रामदेव बाबा से पूछना चाहते हैं, कहाँ हैं आप गुरु? आप ही थे ना 33 रुपये लीटर पेट्रोल दिला रहे थे, कहाँ हैं आप? थोड़ा आपसे मिला जाए कभी। अभी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट, कहिए कि आपके हर एक प्रोडक्ट वहाँ पे कि 1 करोड़ का आप लगाएंगे टैक्स, अरे क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना हर प्रोडक्ट पे आपके 900 प्रोडक्ट हम। ठीक है, आपके हर एक प्रोडक्ट पे 1 करोड़ का जुर्माना हम लगाएंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत। अब हुआ क्या है कि टूथपेस्ट को टूथपेस्ट कर दिए हैं, ऐसा कुछ है। टूथपेस्ट होता है ना, उसको टूथपेस्ट किए हैं, यही सत्य है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो जो विधायिका कानून बनाती है, आप सोचिए कि कितने सही थे वो लोग। ये लोग चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में कर लें, यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की पावर दी गई है और हम कर लें अपने अंदर, करते रहिए कि मूल अधिकार जो हम आपने दिया है ये 12 से 35, ठीक है, इसमें एक आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 21 आता है। ठीक है, ये इतने हार्ड आर्टिकल हैं सर हमारे यहाँ के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, 20 भी है, 22 भी है। ठीक है, आपके लिए सभी जो जितने भी मूल अधिकार हैं सभी हार्ड हैं आपके लिए, लेकिन ज़्यादा पावरफुल 19 और 21 है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा का अधिकार ना दें और ये लोग कल कानून बना दें कि आपको हमारे जब ये नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ बोलना ही नहीं है, इनके खिलाफ बोलना ही नहीं है। हो गया मूल अधिकार पे बन गया कानून। ठीक है, अब पारित हो गया। अब कार्यपालिका जो है उस पर नियम लगा देगी कि जो प्रधानमंत्री को बोला अब उसको जेल होगी 2 साल की। ऐसा हो सकता है, कार्यपालिका नियम बनाती है। ठीक है, कोर्ट के लिए अभी देखे ना आप लोगों ने परिवर्तन किया गया है, कोर्ट के कुछ नियम और कानून में परिवर्तन किया गया है। फिलहाल जब आप विधि पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कहाँ पे भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता का किया गया है, ऐसे भी बदला गया है। ठीक है, तो उसको बदलने के पावर संसद के पास है। अब कार्यपालिका उसको लागू कराएगी। अब कार्यपालिका कह देगी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा 2 साल की सजा होगी। बन गया नियम, न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका कर ही नहीं सकती है। ठीक है, जब कर ही नहीं पाएगी तो 2 साल की सजा होगी। तो बोल के देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो राहुल गांधी बोलते रहे बार बार उनके खिलाफ होगा केस और जाएगा हाई कोर्ट में मामला, तो वो कह देगी नहीं अब 2 साल चलिए, हटिए, अब सजा हो गई, आप जेल में चलिए। ठीक है, तो ये होती है न्यायिक समीक्षा।
यानी संसद कोई भी विधि बनाई और सुप्रीम कोर्ट में लगा कि ये गलत है, तुरंत न्यायिक समीक्षा उसमें होगी, तुरंत जांच होगी, अगर वो गलत होगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे NJAC, ठीक है, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका है ये 2014 में हमारे यहाँ पारित हुआ था, लेकिन 2015 में हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पूरी तरीके से फाड़ के फेंक दी और सरकार एकदम मिचमिचाई गई। ला रहे थे लोग, अपने कब्जे में करना चाह रहे थे ना। ठीक है, न्यायिक समीक्षा समझाया, यही है न्यायिक समीक्षा कि जो संविधान है अगर इसमें कोई संशोधन होगा, अगर वो कहीं मूल अधिकार वगैरह के ऐसा कुछ गलत हो जो संविधान के अलग हो, इतर हो, ठीक है, तो फिर उसमें न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, क्योंकि राज्य विधानमंडल भी तो बनाएगी। जांच के लिए जो मतलब हाँ, अगला है न्यायिक सक्रियता। कितना बज रहा है? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, न्यायिक सक्रियता, ठीक है। न्यायिक सक्रियता ये होता है, हमारे यहाँ हम आपको पढ़ाए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक, हमारे यहाँ मूल कर्तव्य है, ठीक, हमारे यहाँ मूल अधिकार है, ठीक है। तो इन तीनों में चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, चाहे मूल कर्तव्य हों, चाहे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है, ये तीनों ये व्यक्तियों को उनके अधिकार प्रदान कराते हैं, ठीक। कहीं राज्य को बाध्यता देती है, ठीक, तो कहीं व्यक्ति को बाध्यता करती है। जैसे अच्छा, हम राज्य की परिभाषा क्या पढ़ाए थे आपको? जब हम आर्टिकल 12 पढ़ाए थे आपको, तो राज्य क्या परिभाषा थी? भारत सरकार, संसद, भारत सरकार के अंदर कार्यरत कर्मचारी राज्य होंगे, राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अंदर कार्यरत कर्मचारी वो जो है, ठीक है, भारत सरकार के अंदर कार्यरत कंपनियां, ठीक है, जितने भी होंगे राज्य होंगे। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य होगी, ये जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है ना, अगर ये कह देगा कि नहीं जो एरिया 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में किसी की बिल्डिंग 4 तल्ला नहीं होनी चाहिए, तो किसी की बिल्डिंग 4 तल्ला नहीं होगी, उतना एरिया में किसी की बिल्डिंग नहीं होगी, 2 तल्ले से ऊपर आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है, वो है राज्य, ठीक है। तो मूल अधिकार राज्य के खिलाफ मिलता है। जैसे हम राज्य किसको मानते हैं? जो एक दरोगा है वो राज्य है ना, वो आपको गिरफ्तार कर सकता है ना, लेकिन ये कहा यह गया है कि वो आपको क्यों गिरफ्तार करेगा, कब गिरफ्तार करेगा, ये सब बताया गया है कि सबसे पहले आपको वारंट दिखाएगा, सबसे पहले आपको वारंट दिखाएगा। किसके खिलाफ मिल रहा है? राज्य के खिलाफ। आपको वारंट दिखाएगा, बताएगा, कारण बताएगा, नोटिस देगा, ठीक है, कि इस नोटिस इसकी वजह से आपको जो हम गिरफ्तार कर रहे हैं वो राज्य के खिलाफ आपको मिल रहा है। जिस दिन, अच्छा बताइए, आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि आपको जो है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तभी तो आप किसी को कुछ बोल लेते हैं, बोल लेते कि नहीं? किसके खिलाफ है वो? आप प्रधानमंत्री राज्य हैं कि नहीं? राज्य है ना, आप उनके खिलाफ कैसे बोल लेते हैं? आप कैसे भाषण दे लेते हैं? ठीक है, तो उनके खिलाफ मिलता है हमें, ये राज्य के खिलाफ मिलता है, ठीक है। हम राज्य के खिलाफ, वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, अगर जैसे ही गलत किए फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, फिर वही 32 जारी होगा, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देखेगी डायरेक्ट, इसलिए तो कहा गया है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया डायरेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट देखे, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सरकार अगर लोग व्यक्तियों के जैसे हम बताए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो जैसे मूल अधिकार जो है इसको बाध्यकारी है, पढ़ाएं ये चीज़ कि मूल अधिकार बाध्यकारी है, इसे ज़बरदस्ती लागू कराया जाएगा। हाँ, मूल अधिकार को ज़बरदस्ती कराया जाएगा, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन हमें जितना सब कुछ मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत मिलता है, मूल अधिकार का प्रयोग करते कहीं? कौन से नेता खिलाफ आप बोलते हैं? कोई नेता खिलाफ आज तक बोले आप लोग? नहीं।
कौन से आप लेके घूमते हैं चक्का चारों तरफ, यहीं से आएंगे यहीं पढ़ेंगे चले जाएंगे, घूमते कहीं? सभा कोई करते हैं या कोई संगठन है आपका? छोटा मोटा पार्टी का संगठन की बात नहीं हो रही है, वहाँ 10 दोस्त हैं उसके संगठन की बात नहीं हो रही है, ठीक है? बड़ी बड़ी पार्टियों के संगठन की बात हो रही है, ठीक? कौन सा व्यापार आप लोग कर रहे हैं? कोई व्यापार नहीं। तो कौन से मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? किसी भी नहीं, ठीक है? कहीं RTI दायर किए आप लोग? कभी नहीं दायर किए होंगे। निजता का अधिकार आर्टिकल 21, कभी कुछ मिला है आपको? कुछ नहीं। स्वास्थ्य से आपको अधिकार लेने का, स्वास्थ्य वायु ले पाते हैं? दिल्ली इतने प्रदूषण में है, ठीक है? तो मूल अधिकार का प्रयोग आप नहीं करते हैं, सिर्फ मूल अधिकार दिया गया है, ठीक? आप प्रयोग करते हैं, आपको जो मिलता है वो मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। उसमें मिलता है निःशुल्क सहायता पुलिस वाली, ठीक है? उसमें मिलता है प्रसूति महिलाओं का सहयोग, जो महिला प्रेग्नेंट होती है 3 महीने, जैसे प्रेगनेंसी में 3 महीने बचा तब, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके 3 महीने तक, बताएं आप लोगों को कि 6 महीने तक उस महिला को मिलेगा। अब तो सिक्किम राज्य है पूरे दे दिया है, जब से वो महिला प्रेग्नेंट होंगी जब तक वो बच्चा नहीं होगा तब तक उनको पूरा छुट्टी दे दिया है, जाइए आप रहिए। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि धड़ाधड़ 2, 3, 4 मत कर दीजिएगा, 2 ही, 2 के बाद नहीं है, ठीक है? 2 पे ही है। अगर ऐसा करने लगे तो कभी किसी न किसी तरीके से भर्ती करा देंगे, लगे हैं। हर साल में 6 महीने पत्नी को घर बैठाए हैं, ठीक है? और उसके बाद 6 महीने का पैसा खूब उतार के अपना काम कर रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं, ठीक है? पत्नी भी काम नहीं करने जा रही है, सरकार घाटे में चल रही है, ठीक है? तो जो न्यायिक सक्रियता है, सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि सरकार हमारे यहाँ के व्यक्तियों के साथ कुछ न्यायिक काम कर रही है कि नहीं, जैसे पेंशन दे रही है कि नहीं, ठीक है? पेंशन वाला मामला न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है, ठीक है? मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रही है सरकार, जो सरकार है मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रही है ना, ठीक है? क्योंकि ये न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है, ठीक? न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या था, संविधान में कोई संशोधन करेंगे उनके खिलाफ कुछ होगा तब। इसमें एक आ गया है कि न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि अगर आप पेंशन नहीं देंगे तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपसे कहेगी कि हमारे यहाँ के 60 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको पेंशन दीजिए, ठीक है? यानी सुप्रीम कोर्ट खुद कहेगी, जैसे हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, ठीक है? आर्टिकल 14 है, हमारे यहाँ समानता का, 14 को हिंदी में 14 कहते हैं ठीक है? तो हमारे यहाँ जो है समानता का अधिकार है, ठीक है? समझा ना? ये आता है न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत, ठीक? अब उसमें क्या है, आप सोचिए, जब समानता का अधिकार है तो हमारे यहाँ महिलाओं को आप देखते होंगे कि NDA वगैरह में शामिल नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था ना? तो उसको शामिल कौन कराया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब जो है NDA में महिलाओं को शामिल करिए। कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट। यही है न्यायिक सक्रियता। अगर हमारे देश के नागरिकों के साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो हम फिर उसमें ध्यान देंगे और फिर हम आपसे लागू करवाएंगे, ठीक है? यही है न्यायिक सक्रियता। है तो बहुत विस्तार में, 1960 में अमेरिका चालू किया, ठीक है? इसको 1984 में इसको चालू किया अमेरिका ही, ठीक है? अब इतना बताएंगे तो वो लिख के आपको मिल जाएगा और उससे आपको कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है? न्यायिक समीक्षा का मतलब कि संविधान में। अब यहाँ आपको ज़्यादा समझना जरूरी था कि देखिए कैसे दिया है, कैसे बनाए हैं लोग, क्या सोच के बनाए, क्या लिखे हैं, ठीक है? क्या व्याख्या करता थे लोग, गजब के लिखे हैं लोग। ऐठू ही लोग लिखते हैं, कुछ लिख देते हैं, जब लिख देंगे तब किसान के धरना दे देगा दिल्ली पे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे। जब कुछ ना कुछ करेंगे साहब तब कहीं ना कहीं धरना ही होता रहेगा, कहीं पुतला फुकाएगा तो कहीं रोड जाम होगा तो कहीं चक्का जाम होगा तो कहीं कुछ होगा तो कहीं कुछ होगा। पता ना कैसे संविधान लिखते हैं। हम वही सोचते हैं कि तुम लोग भी संविधान में परिवर्तन कर रहे हो, इसका मतलब लिख ही रहे हो ना, वहाँ पे नया चीज़ लिख ही के ला रहे हो ना। तो एक आप लोग परिवर्तन करते थे और वो एक सब लिख के गए हैं, वो सब लिखे, इतना अच्छा लिखे, इतना प्यार से लिखे हैं कि सब कुछ एकदम समा के चल रहा है। ये अपने फायदे में परिवर्तन करते हैं सब, ठीक है? यही न्यायिक सक्रियता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद देखती है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें कब देखेगी, हाई कोर्ट कब देखेगी? जब इसमें कोई संशोधन हो जाए, ठीक है? तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखती है। और इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखती है, ठीक है? कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक? ये दोनों है। एक
समीक्षा, मतलब आप संविधान में संशोधन करेंगे तो हम उसमें समीक्षा करेंगे, हम उसमें जांच करेंगे, हम देखेंगे कि आप सही किए कि गलत। हाँ, यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का मतलब है हम न्याय में एक्टिव हैं, हम सक्रिय हैं। अगर आप हमारे यहाँ के नागरिकों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम आपको जबरदस्ती करवाएंगे। क्यों? न्यायपालिका के व्याख्याकर्ता जो है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के व्याख्याकर्ता कौन है? न्यायपालिका। वही बताएगी कि आपको क्या करना है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो है ऐसे ऐसे आता, हम ऐसे ऐसे करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन फैसला सुनाना शुरू करेगी, हम आपसे हर बार कहते हैं कि भले संसद पावरफुल हो, लेकिन ज़्यादा पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सर जो ये पेंशन रोके हैं और 2000 के बाद उस पर नहीं बोला, पीएल तैयार है ना, सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे फैसला सुनाती है तो अटका के रखते हैं। देखिए सर, जानते हैं एक दूसरे को कम्बिनेशन करके चलना पड़ता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी सोचते कुछ प्रेशराइज भी होता है बड़े बड़े लोग। देखिए आज के जो लोग नेता हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, सीधे तरीके के सब है नहीं, ठीक है, सब वही हैं, कोई सीधा तो है नहीं, ठीक है। किसी कौन सा है जो जिस पे कुछ ना हो, ठीक है। सभी लोग डरते हैं, सबको अपना जान प्यारा है, ठीक है। जान सबको प्यारा है। अब हम ही लोग हैं, कहीं हम लोग को कोई बोले कि तुम लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, तो कहीं नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे हम लोग, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अभी छोटे 10-12 के क्लास के बच्चे हैं, वो खाली उनसे कहिए कि मारे के बस चल। अरे ये लोग बहुत नहीं, शहर में क्या लड़ाई नहीं होती है? गांव से ज़्यादा लड़ाई शहर में होती है, हर बात के लिए शहर में लड़ाई हो जाए। अब अभी कोई टेम्पो वाला ठोक दिया, हो गया। अभी परसों एक गाड़ी चला दिया था हुकुलगंज में, नहीं बता रहे थे, वो डिवाइडर में ऊपर गाड़ी चला दिया, ऐसा पी के चला रहा है गाड़ी। और दोनों उसका पहिया जो है उस साइड डिवाइडर के एक इस पार गाड़ी बीचों बीच हो गई है डिवाइडर पे। हमें बहुत अच्छा क्यों पी के चला रहे हो तुम लोग ने अपना, भी बिहार की गाड़ी थी। जानते हैं क्यों बिहार की गाड़ी थी? बिहार में कभी दारू तो पिया नहीं था, यहाँ पे आया जैसे ही बनारस में घुसा, उत्तर प्रदेश में बढ़िया से स्टार्ट किया पीना, उधर तो सही डिवाइडर सही से पाया नहीं, यहाँ पे डिवाइडर पाया प्लेन चढ़ा दिया। बनारस में आके धक्का मारा, शुक्र है कि किसी को मारा नहीं धक्का, नहीं तो जिस हिसाब से वो चढ़ाया था हमने लगा किसी की जान। किसी के ऊपर दिखा रहे थे, अरे ये डिवाइडर था उसका ना, अब मान के चलिए ये डिवाइडर खड़ा है, ये डिवाइडर खड़ा है ना। अब उस डिवाइडर का क्या है ना, उस डिवाइडर का देखिए ये ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है उस डिवाइडर का काम। इसी पे चढ़ा दिया वो। अब डिवाइडर जो खड़ा है ऐसे, इस पे तो चढ़ेगी नहीं, अब इसको हटा दीजिए। हुकुलगंज जाते समय एक डिवाइडर ऐसा ही है, ऐसे पे चढ़ के इस पे आ गई थी, इस साइड इसका पहिया एक ठो इस साइड, एक ठो इस साइड। एक ठो है PIL, ये रितेश पांडे शूटिंग कर रहे हैं पहाड़िया मंडी में। हाँ 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 कल हाँ तो हमको नहीं पता, हम सिर्फ आ रहे थे देखिए कि वो शूटिंग में बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं अपना शूटिंग को। भाई उनका देखिए, उनका काम ही वही है। हाँ पर तो उन सबों को परमिशन के लिए तो टैक्स दे रहे हैं सरकार को ना, उनको परमिशन कौन नहीं देगा? हाँ उसका घर यहीं पे है, वो यहाँ रहता नहीं है ना, रहता है या नहीं, घर यहीं पे उसका ना, यहीं से बढ़ा आगे गया। हाँ घर, अरे हुकुलगंज नहीं, जो नई बस्ती नहीं है, नई बस्ती में उसका घर है, ठीक है। अब आइए PIL में, ये बस PIL लास्ट है, अब उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय चलेगा, तो आज नहीं चलेगा अधीनस्थ न्यायालय, जानते हैं 45 कितना 55 हो गया 50, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है, ये भी चीज़ हमने अमेरिका से ही सीखा है। हुआ क्या कि दो रुमाल लेके आए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने इसे अमेरिका से लिया है।
ठीक, जनहित याचिका, ठीक, जनहित का मतलब है जनता की याचिका, ठीक है। अब इसमें जनता की याचिका है, इसको हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। 1980 के दशक में पीएन भगवती, लिखा होगा, पीडीएफ दिए पुराना, उसमें पीआईएल दिया है, ठीक है। पीएन भगवती इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह थे लोग, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर न्यायिक शिक्षा में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है डायरेक्टर ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ ऐसे नहीं हो रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, बंधुआ मजदूर है, इनको ज़्यादा काम कराया जा रहा है। जैसे अब किसी व्यक्ति से ज़्यादा मजदूरी कराएंगे, अब विधायिका उसके लिए तो कानून बना ही रही है, लेकिन सरकार को लग गया या सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि नहीं, हम जो है न्याय काम कर सकते हैं कि अब इस समय देख रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति बोला ना, नारायण मूर्ति जो है, मैंने बोले कि 72 घंटे काम करने चाहिए, 70 घंटे ऐसा कुछ बोले हैं हफ्ते में। आप सोचिए कि एक हफ्ता में कितना दिन हुआ, 10 घंटे पर डे, ठीक है। बाकी अन्य देशों में 6 घंटा है, 7 घंटा है, 5 घंटा है। मतलब जिस चीज़ के लिए जो मानसिक प्रेशर ना पड़े, आप 3 दिन काम करा के उसका पूरा खत्म कर देंगे क्या उसको? उसी के लिए नियम बन रहा है कि किसी व्यक्ति में भार कम पड़े, उसको पैसा ज़्यादा मिले, वो अगर एक काम कर ले तो दूसरा कोई काम करके पैसा और कमा ले, ठीक है। जैसे इससे कम करने से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, ये समय कम करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा ना, तुरंत बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए अगर आज 8 घंटे ड्यूटी है और हम एक 5 घंटे कर देंगे कल, तो ये 3 घंटे का जो है, इसके लिए अब हम 10 घंटे इसको कर देंगे, ठीक है। तो 5 इधर 5 इधर, तो अगर यहाँ पे 100 एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय 5 घंटे में, तो फिर 100 करेंगे ना, करेंगे नहीं, तो 200 लोगों को जॉब मिली ना, ठीक है। तो जिस दिन आर्मी में 2 लोग जॉब करेंगे तो इधर 4 लाख हो जाएंगे, भले हम 4 साल की नौकरी कर दी हैं। तो इसीलिए तो आखिरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव क्यों रहती है कि हमारे यहाँ देखें बाल संरक्षण अधिनियम बना है, मजदूर संघ अधिनियम बनता है कि जो है छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, इसीलिए तो बना था कि 14 साल से कम बच्चों से आप काम नहीं कराएंगे। लेकिन घर के लिए चीज़ लागू नहीं होता है कि घर में मम्मी बोलती कि जब आप पिसान लेते हो तो कभी नहीं हम सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हम नहीं जाएंगे पिसान लाने, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट उतना ध्यान नहीं दे पाती है, ठीक है। तो लोग उसके खिलाफ जो है कोर्ट में अपील करें कि देखिए ये चीज़ होना चाहिए। जनहित याचिका का मतलब है ये किसी पर्सनल चीज़ के लिए नहीं होगा, ठीक, व्यक्तिगत के लिए नहीं होगा। ये जैसे केस लोग लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ते हैं ना, व्यक्तिगत के लिए नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कहीं ना कहीं जनता के फायदे के लिए हो, और ये इसलिए होता है कि अगर सरकार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि हम जो हमारे देश के युवा हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और हम जो है 15 लाख रुपए सबके खाता में भिजवाएंगे, ये बोले थे ना। ये चीज़ पीआईएल के लिए नहीं है क्योंकि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बात है, और हम आपको वहाँ भी समझाए थे कि देखिए सरकार कैसे वादे कर लेती है और पूरा नहीं करती है, क्योंकि उसको बाध्यकारी तो किया नहीं जाएगा। अच्छा, कब तक सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो जब वादा किया था तो सरकार में नहीं था, जब वो वादा किया था तो सरकार में नहीं था, जब सरकार में आया तो फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसको अब जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को अगर पीआईएल में लाना चाहिए तो पीआईएल कोई दायर करे, सुप्रीम कोर्ट में दायर करें कि ये बताइए कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो इन्होंने बोला था कि हम आपको 15 लाख रुपए सबके खाता में, ठीक है, और हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे, ठीक है। इस पर पीआईएल दायर करवाइए, लेकिन इस पर पीआईएल दायर होगा ही नहीं, ठीक है, इस पर पीआईएल दायर होगा ही नहीं, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं जिसपे दायर किया जा सकता है, जैसे सफाई, नालियों की सफाई नहीं हो रही है,
ठीक है। सरकार जो है नाली की सफाई करवा नहीं रही है। अब जो है आपके दिमाग में आ रहा है कि नाली सफाई नहीं हो रही है, हर बात जो है इससे सबको दिक्कत हो रही है, ठीक है। नहीं, न्यायपालिका तो उस पर देखेगी ना। हाँ, नगर निगम सही से काम नहीं कर रही है। अब नगर निगम सही से नहीं काम कर रही है, हम जो है PIL दायर करेंगे, देखिए नगर निगम में सही से काम नहीं कर रही है, इसका कहीं डब्बा कोई उछ रहा है तो कहीं फेंका गया है, कहीं कोई आदमी धंस जा रहा है तो कोई कुछ जा रहा है, सही से बना नहीं रही है, ऐसा सीवर बनाइए कि पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। ये सब जो है अब PIL दायर करेंगे, अब जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। सरकारी लोगों के खिलाफ ही PIL दायर होता है। डायरेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि डायरेक्ट हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, जैसा जो है आपका, ठीक है। अब PIL दायर करेंगे। हुआ क्या, अब लोगों को लगने लगा कि हमको एक अच्छा रीजन मिल गया है कि जिसकी डायरेक्ट सुनवाई होगी। जैसे पहले क्या था कि मूल अधिकार डायरेक्ट जाता था, ठीक है, मूल अधिकार के अंदर सभी जाते थे। अब PIL आ गया, लोगों को ये लगा कि बहुत अच्छा साधन, हम PIL को लेके जाएंगे, ठीक है। हुआ क्या, ये 1980 की बात है, ठीक है। हुआ क्या, कुछ सालों बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, क्या हुआ ना कि किसी भी चीज़, जो कोई चीज़ फ्री में मिलने लगती है तो हमारे यहाँ खूब लूटते हैं लोग। जब चीज़ें फ्री मिलती हैं तो लोग खूब लूटते हैं। हमारे देश का ये नियम है कि हमारे देश के लोगों को अगर कुछ फ्री में दीजिए आप, तो उनको लगता है कि कुछ मतलब बहुत कम है, ठीक है। अब PIL जैसे ही मिला, उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अब हम सब कुछ के लिए PIL दायर कर दें, ठीक है। लगे सब अपने मन का PIL दायर करने, ठीक है। जब PIL दायर करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट कह दी कि अगर आप PIL दायर करेंगे, ठीक है, तो 1 लाख रुपये अपने खाते में रख के आएगा। ये देखा जाएगा कि ये जो PIL दायर कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए है कि नहीं। जैसे आपके प्रधान जो हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, और आपके दिमाग में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, ठीक है, कि नहीं, जो प्रधान लोग होते हैं, ये प्रधान लोग ये काम ऐसे करते हैं और सभी प्रधानों का ये हाल है, ठीक है। आप उस पर PIL दायर करें हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट उस चीज़ को अब देखेगा कि क्या ये सत्यता है कि प्रधान जो है पैसे चोरी कर रहे हैं, लोग JCB से खनवा के काम करवा ले रहे हैं, मजदूरों से काम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो है अब जांच करवाइए उसको, ठीक, आप PIL दायर करिए। अब PIL दायर करिए, जब वो चीज़ सही निकलेगी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये PIL के लायक है, ठीक है, ये PIL के लायक है, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको लगी। अगर नहीं रहेगा, ठीक है, और सुनवाई होगी तो जो जुर्माना लगेगा आपको 1 लाख रुपये आपको। देखिए, अब इसीलिए तो कहा गया कि जनता के हित के लिए ऐसा, तो आप डायरेक्ट PIL थोड़ी दायर करेंगे। जैसे अब जनहित याचिका है, इसलिए बोला गया कि आप वकीलों से मिलिए। PIL दायर करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक आप वकील से नहीं मिलेंगे, उसकी प्रोसेस है, उसका प्रक्रिया कैसे PIL दायर होगा, ठीक है। तो जब आप वकील के पास जाएंगे तो खुदा बताएगा आपको कि ये उसके लायक ही नहीं है। आप जाएंगे तो उसको भगा देगा आपको जज। जब आप जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो वहाँ के जो सब वकील हैं वो खुदा कहेंगे देखिए इसके लायक ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है ना कि किसी चीज़ के कर सकते हैं आप, वो तो पढ़े हैं, वो तो रटे हैं सब वकील जो हैं। नहीं, हम कल एक शायरी सुना रहे थे, भूल गए थे, ठीक है, कि कल ही सुना रहे थे वकील वालों पे, ठीक है, कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, ठीक है, कि हम भी साहिबे औलाद वाले हो गए, ठीक है। तो वो जो है क्या बोला थे, वकील जो है, आप जो है PIL जो दायर करते हैं, आप वकीलों के पास जाएंगे, आप वो उन्हीं के हिसाब से जो है वो दायर करेंगे। अब वो जब दायर करेंगे तो अब जब नहीं लायक रहेगा तो खुद फाड़ के फेंक देंगे आपके सामने में, ठीक है। नहीं समझा है क्या? शायरी वही ना कि जो वही पूछ रहे हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा कि साहिबे हम औलाद हो गए, ठीक है। यानी शैतान के पास जिसके घर में वकील हो जाता है, ठीक है, उसके जान में जान आ जाती है। देखिए सोच के, जिसके घर में वकील है थोड़ा उसके घर को कोई टच करके दिखा दे, ठीक है। तो जो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये जनता के हित के लिए ही दायर किया जाएगा। और अब अगर आप दायर करेंगे तो आपके पास जेब में 1 लाख रुपया रहेगी, इसलिए डर कोई दायर ही नहीं करता है। तो सर मतलब कोई इतना योग नहीं होगा कि मतलब PIL दर्ज कराएगा और मतलब जाएगा प्रधान को कोई भी और ना किया हो जाएगा, हो जाएगा, फंसेगा ही जो करेगा, फंसना है, ठीक है। तो ये आपका PIL है,
ठीक, ये जनता के हित के लिए होगा। न्यायिक समीक्षा संविधान में संशोधन करेंगे तब होगा। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट देखेगी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपका चलेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, ट्रायल कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए ये है। अब अधीनस्थ न्यायालय कल से चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया। तो वैसे का हो गया नहीं।